प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल राजकीय इंटर कॉलेज अमरौली उन्नाव से आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा के माध्यम से नवम कक्षा के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के प्रथम अध्याय के द्वितीय भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। इस कक्षा का प्रथम भाग आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम इस द्वितीय भाग की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। उसकी प्रस्तुति से पूर्व हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु होगा पूर्वावलोकनम, अर्थात इस बिंदु के माध्यम से हम इस अध्याय के पिछले भाग में सीखे गए पाठ से परिचय प्राप्त करेंगे। विषय प्रस्तुति आदर्शवाचनम, काठिन्य निवारणम, व्याख्यानम तथा च गृह कार्यम। इन बिंदुओं के आधार पर हम आज इस कक्षा का संचालन करेंगे। तो आइए हम अपने प्रथम बिंदु की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय के पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा, जिससे कि हमारे आने वाले इस पाठ में विषय की जानकारी भी प्राप्त हो और उसके प्रति जिज्ञासा उत्पादन भी हो। हमने इसके पिछले भाग में राष्ट्रीय पक्षी मयूर की विशेषताओं को जाना था तथा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के स्वाभाविक गुणों से परिचय किया था। उसके पश्चात राष्ट्रीय पुष्प कमल के पर्याय और उसका सामान्य परिचय हमने जाना था। इस राष्ट्रीय पुष्प अर्थात कमल का कुछ विशेष परिचय इस भाग में भी हम जानेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं और आज के पढ़े जाने वाले पाठ के विषय में भी परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि शीर्षक तो आपको ज्ञात है, अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। इस अध्याय के पिछले भाग में हमारे भारतवर्ष के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मयूर, व्याघ्र और कमल, ये 3 राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में आपने जाना। आज हम इस अध्याय के द्वितीय भाग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुति के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थीगण पाठ के अवशिष्ट भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह कमल की अवशिष्ट विशेषताओं से एवं राष्ट्रगान तथा राष्ट्र ध्वज से आपका परिचय होगा। तो आइए हम अपनी पाठ्य वस्तु की ओर बढ़ते हैं और पाठ्य वस्तु का आदर्श वाचन प्रारंभ करते हैं। आदर्श वाचन का सबसे बड़ा लाभ आप सभी विद्यार्थियों को यह होने वाला है कि उससे आपके श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल में वृद्धि आएगी। तो आप सभी विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन को सुने और उसका अनुकरण करते हुए पाठ्य वस्तु को पढ़ने का प्रयास करें। तो हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यह कमल का एक विशेष भाग है, पिछला भाग जिसमें आपने कमल की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में जाना था, अब हम यहाँ कुछ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कमलम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कमल। सरदर्तौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरसु चानायासेनोत्पद्यते वर्धते। रविनिकर संसर्गात् प्रस्फुटति पंके जायते इति पंकजं जल संयोगम शरत्कालंचावाप्य वर्धते शोभते च। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम् उपयुक्ता अवसरञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमते इति तत्पुरुषस्य राष्ट्रकृते संदेशः। तो इस प्रकार से आदर्श वाचन को आपने सुना। मैं आशा करता हूँ इस आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए आप सभी विद्यार्थीगण अपने उच्चारण और श्रवण कौशल में वृद्धि लाएंगे। तो अब हम इस पाठ्यवस्तु में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं काठिन्य निवारण के माध्यम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सरदर्तौ अर्थात शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं मानी गई हैं,
किसमें? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। यह 6 प्रकार की ऋतुएं हमारे भारत देश में मानी गई हैं। उसमें शरद ऋतु का वर्णन यहाँ पर आया है। तो शरद ऋतु में पंक अर्थात कीचड़ प्रस्फुटति विकसित होता है अनायासेन सहसा। तो इस प्रकार से आपने काठिन्य निवारण के माध्यम से कुछ कठिन शब्दार्थों को जाना जो हमें इसके हिंदी अनुवाद व्याख्या में काम आएंगे। तो आइए हम इस भाग के हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आपको पाठ्य वस्तु पूर्ण रूप से हृदयंगम हो सके। शरदर्तौ अर्थात शरद ऋतु में मनोहर पुष्प। यहाँ पर कहने का तात्पर्य देखिए, प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखें, उसके भाव को जानने का प्रयास करेंगे। यह मनोहर पुष्प अर्थात कमल की बात हो रही है। तो यह मनोहर पुष्प कमल शरद ऋतु में यहाँ वहाँ जल संकुलेश अर्थात तड़ागों में, तालाबों में, जहाँ पर जल एकत्र होता है, ऐसे स्थानों पर अनायास अर्थात सहसा ही उत्पन्न हो जाता है, उत्पत्ति इसकी होती है और वहीं पर जल के सन्निधि को पाकर के यह अपनी वृद्धि को प्राप्त करता है। और सूरज की किरणों के संपर्क में आकर यह प्रस्फुटित होता है अर्थात खिलता है। तो कमल का पुष्प जो है वो अनायास ही, सहसा ही जल के स्थानों पर, तालाबों में उत्पन्न होता है और बढ़ता रहता है तथा सूर्य की किरणों का संपर्क पा करके यह प्रस्फुटित होता है अर्थात खिल जाता है। पंके जायते इति पंकजम अर्थात अब यहाँ पर स्पष्ट कर जा रहे हैं कि पंकज इसका नाम क्यों पड़ा है। तो कहते हैं कि कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण, जल संयोग होने के कारण और शरद काल अर्थात शरद ऋतु में यह वृद्धि को प्राप्त होता है और अपनी शोभा को बढ़ाता रहता है। कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण ही कमल को पंकज के नाम से विभूषित किया गया है। तो कीचड़ अर्थात जल के संयोग से तथा शरद ऋतु के संयोग से यह अपनी शोभा को नित्य प्रति बढ़ाता रहता है। उसी प्रकार किसी कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अवसरों को पा करके, उपयुक्त अवसरों को पा करके अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने में समर्थ हो सके, ऐसा इस पुष्प का राष्ट्र के व्यक्तियों के लिए यह संदेश है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कमल एक सीमित अवसरों में रहकर भी अपना विकास करने में समर्थ होता है। तो यह कमल का पुष्प जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमें संदेश देता है कि हम सीमित अवसरों को पाकर भी अपना विकास करने में समर्थ हो सकें, अथवा हमारे पास उपयुक्त अवसर हों तब भी हम अपना पूर्ण रूप से विकास करने में समर्थ हों, हम अपने अवसरों को गंवाएं नहीं। तो इस प्रकार से प्रथम गद्यांश को आपने जाना। जैसा कि कमल के पुष्प को आप देख पा रहे हैं कि अनायास ये जल वाले स्थानों पर उत्पन्न होता है और अपना विकास करता है, सूरज की किरणों को पा करके यह खिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से कमल का पुष्प हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमें संदेश देता है कि हमें सीमित अवसरों में रहकर भी अपना विकास करना चाहिए। अब हम दूसरे राष्ट्रीय चिन्ह की ओर बढ़ते हैं और उसके आदर्श वाचन को सर्वप्रथम हम प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रगानम। राष्ट्रगान से आप सभी विद्यार्थीगण भलीभांति परिचित हैं। आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुने। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवति, तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, महत्स्व अवसरेषु तद्गानं च गीयते। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो
अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। तो इस प्रकार से इतने भाग का आदर्श वचन। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। इस प्रकार से संपूर्ण इस गद्यांश के आदर्श वाचन को सुना आपने। आप इसी का अनुकरण करते हुए इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं काठिन्य निवारण के माध्यम से। प्रथम शब्द जो है अवबुध्यते, अर्थात यह क्रियापद है जिसका अर्थ है जाना जाता है। वाद्यते, यह भी एक क्रियापद है, इसका अर्थ होता है बजाए जाते हैं। समापने, अर्थात समापन होने पर या समाप्ति पर। विश्रुतम, अर्थात प्रसिद्धम, जब कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है तो उसको विश्रुतम कहा गया। तो इस प्रकार से काठिन्य निवारण के माध्यम से आपने इन कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो आइए। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक राष्ट्रीय गान होता है जो राष्ट्रगान की संज्ञा से जाना जाता है, और प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है और महान अवसरों पर बड़ी बड़ी सभाओं में उसका गान किया जाता है। यदि कोई अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में अतिथि बनकर के यहाँ पर आता है, तब उसके सम्मान में उसके देश के राष्ट्रगान को तथा हमारे देश के राष्ट्रगान को साथ में वादकों के द्वारा बजाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रगान होता है जिसका वहाँ के सभी नागरिकगण उसका सम्मान करते हैं। वही राष्ट्रगान की संज्ञा से जाना जाता है और बहुत सारी सभाओं में उसका गायन किया जाता है। यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाता है तो उसके देश का राष्ट्रगान तथा संबंधित देश के राष्ट्रगान को साथ में वादकों के द्वारा बजाया जाता है। बहुत सारी सभाओं के समापन में उसका गान अत्यंत आवश्यक होता है, अर्थात जब सभा का समापन होता है तो राष्ट्रगान के द्वारा सभा के समाप्ति की घोषणा की जाती है। और विद्यालयों में प्रार्थना के अनंतर अर्थात पश्चात बाद में प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अर्थात हमारे विद्यालयों में भी आपने देखा है कि प्रार्थना के बाद में राष्ट्रगान गाना आवश्यक होता है। तो सभी लोग हम राष्ट्रगान से परिचित भी हैं, हमें कंठस्थ भी है। हमारा राष्ट्रगान, हमारे जो देश का भारतवर्ष का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। जनगण मन इस संज्ञा से जाना जाता है और संपूर्ण विश्व में यह राष्ट्रगान प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपने इसके हिंदी अनुवाद को जाना। आशा करता हूँ आप सबको इस गद्यांश की पाठ्यवस्तु से आपका परिचय हुआ होगा, उसके भाव को आप हृदयंगम कर सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी और अनेक विशेषताओं के विषय में भी जानते हैं। पहले हम आदर्श वाचन करते हैं। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनांचोल्लेख कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखंडत्वं संस्कृतेः गौरवञ्च विश्वकविना वर्णितम्। इस प्रकार से राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति, तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्षते, न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, तस्यारोहावरोहा अपि निश्चितौ, तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रगाने सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम्। राष्ट्रगानावसरे
अंग संचालनम निषिद्धम चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिः दूरादप्यापतति चेत् तदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेना विचलं स्थातव्यम्। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति, श्रद्धयैव इदं गेयम्। इस प्रकार से आदर्श वाचन को सुना आपने। अब हम काठिन्य निवारण के माध्यम से कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रभृति अर्थात आदि शब्द से इसका पर्यायवाची है, समझ सकते हैं आप। अखंडत्वम अर्थात अखंडता यानी एकता। तो इस प्रकार से काठिन्य निवारण को जाना। अब हम इसके गद्यांश की हिंदी व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे राष्ट्रीय गान में क्या क्या चीज़ें हैं, हम जब राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उसमें किन किन वस्तुओं का वर्णन किया गया है, किन किन को बताया गया है, भारत की किन विशेषताओं के विषय में उसमें वर्णन किया गया है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों अर्थात प्रदेशों का, विंध्य हिमालय पर्वतों का अर्थात जो हमारे देश के पर्वत हैं विंध्य और हिमालय, गंगा यमुना इत्यादि नदियों का उल्लेख देश की विशालता को सूचित करता है और यहाँ की अखंडता को भी बताता है, हमारे सांस्कृतिक गौरव को भी बताता है। तो यहाँ पर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का, प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत के अंगभूत अनेक पर्वतों का, जैसे विंध्य और हिमालय पर्वतों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है तथा गंगा यमुना इत्यादि नदियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और इन सब के उल्लेख करने का जो मूल कारण यह है कि हमारे देश की विशालता, हमारे देश के सांस्कृतिक महत्व का गौरवगान हमारे इस राष्ट्रगान में राष्ट्र कवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें वर्णित किया गया है। राष्ट्रगान में जब इसे गाया जाता है तो इस राष्ट्रगान को गाने के लिए जो समय अपेक्षित होता है उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इस राष्ट्रगान को गाने का जो समय निश्चित है वह 52 पल अर्थात 52 सेकंड के समय में इस राष्ट्रगान को गाया जाता है और इसके गान के लिए यह समय निर्धारित किया गया है। 52 सेकंड के समय के अंतर्गत ही राष्ट्रगान का गायन होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। ना तो इससे अधिक और ना ही इस समय से कुछ कम इस राष्ट्रगान का गान होना चाहिए, अर्थात निर्धारित समय पर ही राष्ट्रगान को पूर्ण करना चाहिए। ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ना ही उससे कम समय में इसको गाना चाहिए। और इसके आरोह और अवरोह को भी निश्चित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और ना ही हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रगान है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्षम्य नहीं है। तो जिस प्रकार से इसके आरोह और अवरोह को निश्चित किया गया है उसी प्रकार से इसका गान करना चाहिए। राष्ट्रगान को किस प्रकार गाना चाहिए, अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि राष्ट्रगान को सदा खड़े होकर के लोगों के द्वारा सावधान मुद्रा में इसे गाना चाहिए, अर्थात राष्ट्रगान को कभी लेट कर या बैठ कर के नहीं गाना चाहिए। जब भी इसका गायन करें तब सावधान मुद्रा में खड़े होकर ही इसका गायन करना चाहिए। राष्ट्रगान गाने के समय पर अपने अंगों का संचालन नहीं करना चाहिए, अर्थात इसका गायन करते समय हम इधर उधर देखने का प्रयास ना करें, अपनी इंद्रियों, अपने शारीरिक अवयवों को इधर उधर चलाने का प्रयास ना करें। यह करना इसमें निषिद्ध माना गया है। और कहते हैं कि चलते हुए भी राष्ट्रगान को नहीं गाना चाहिए, अर्थात जैसे कि बताया है कि सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के ही राष्ट्रगान
को गाना उचित है, अतः चलते हुए राष्ट्रगान को कभी भी नहीं गाना चाहिए। यदि कभी चलते समय आपके कानों में राष्ट्रगान के शब्द गूंज पड़ें तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्रगान को सुन करके सावधान की मुद्रा में वहीं पर खड़े होकर के राष्ट्रगान का गायन करें और उसके पूर्ण होने के पश्चात ही आप चलने का प्रयास करें। जब कभी भी दूर से भी आपके कानों में आवाज़ आए तो आप ऐसा करें, यही हमारे राष्ट्रभक्ति होती है। वहाँ पर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के उसका गान करना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, श्रद्धा के साथ उसका गायन करना चाहिए। यही हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से हमने इस गद्यांश के हिंदी भाग को जाना। तो इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रगान है, इसकी हमारे देश की विशेषताओं को इसमें समाहित किया गया है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका वर्णन किया गया है, इसको रचा गया है। इसमें देश की विशालता, एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव को समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा यह राष्ट्रगान है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे राष्ट्रीय चिन्ह की ओर, राष्ट्रध्वज। आदर्श वाचन प्रस्तुत है। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोकचक्राङ्कितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा इति शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। ध्वजस्य अधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ध्वजस्य मध्यभागस्थित श्वेतवर्णमध्ये अवस्थितम् अशोकचक्रं धर्मस्य सत्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम। इस प्रकार से आदर्श वाचन को सुना। आप इसका अनुकरण करते हुए इस पाठ्यवस्तु का उच्चारण करेंगे, इसको पढ़ेंगे। काठिन्य निवारण देखते हैं हम, जिसके माध्यम से हम कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। त्रिवर्णात्मकः, तीन रंगों वाला, अर्थात इसमें तीन रंग हों उसको त्रिवर्णात्मक कहते हैं। गैरिक वर्ण अर्थात गेरुआ रंग। उसके बाद सौहार्द अर्थात बंधुता की भावना, बंधुत्व। इस प्रकार से काठिन्य निवारण के माध्यम से हमने कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। अब हम हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्र ध्वज का सर्वाधिक महत्व है। अर्थात हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उन सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्र ध्वज का अत्यंत महत्व है, अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह। और सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक उनका अपना ध्वज होता है, जो उसके प्रति वह श्रद्धा का भाव रखते हैं और उसको फहराया जाता है। और उन देशवासियों के द्वारा, नर और नारियों के द्वारा अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान अपनी प्राणों की आहुति देकर भी किया जाता है। अर्थात राष्ट्र ध्वज की रक्षा के लिए हमारे वीर सिपाही सेना हमारी बॉर्डर पर, सीमाओं पर खड़ी रहती है, ताकि हम इसकी देश की अस्मिता की रक्षा कर सकें। तो प्रत्येक देश के नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे। हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों का है और तीन रंगों के मध्य में अशोक चक्र अंकित है। और हमारा यह राष्ट्र ध्वज तिरंगा के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से तीन रंगों का यह हमारा राष्ट्रध्वज, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। इसमें तीन रंग हैं और तीन रंगों के मध्य में अशोक का चक्र अंकित है। इस प्रकार से आपने देखा, तीन रंगों के मध्य में अशोक का चक्र स्थित है और हमारा यह राष्ट्रध्वज तिरंगा के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और अब ध्वज के रंगों के विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में
यहाँ पर बताया जाएगा। ध्वज के निचले भाग में हरा रंग स्थित है और हरा रंग हमें क्या संदेश देता है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि यह हरा रंग हमें सुख की और समृद्धि की और हमारे देश के विकास का सूचक है। मध्य भाग में श्वेत वर्ण अर्थात सफ़ेद रंग स्थित है और यह श्वेत वर्ण हमारे देश के ज्ञान का, हमारे देश के सौहार्द का और हमारे देश के सदाशयता पूर्ण गुणों का अर्थात दया इत्यादि, करुणा, क्षमा इत्यादि गुणों का प्रतीक है। ऊपरी भाग में स्थित गैरिक अर्थात गेरुआ वर्ण, यह हमारे त्याग का, हमारे शौर्य का और हमारे बलिदान का प्रतीक है। तो इस प्रकार से 3 रंगों की विशेषताओं को बताया। फिर उसके पश्चात ध्वज के मध्य भाग में जो सफ़ेद वर्ण है, उस सफ़ेद वर्ण के मध्य में ही अशोक का चक्र स्थित है और उस अशोक के चक्र का जो संदेश है वह है धर्म का संदेश देता है। अशोक का चक्र चलता रहता है जो हमें धर्म का संदेश देता है, सत्य का संदेश देता है, अहिंसा का संदेश देता है। तो इस प्रकार से अशोक का चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का परिचायक है। इस प्रकार से देखते हैं यह ध्वज है हमारा और इसकी अन्य विशेषताओं को भी आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अशोक के चक्र की विशेषताओं को बता रहे हैं यहाँ पर। अस्मिन् अशोक चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र सम्बद्धाः भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतम् एकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः। एषः सदा स्वच्छो अविकृतवर्णः तिष्ठेत्। जीर्णः शीर्णः विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोगयोग्यः। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अंगस्तंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तो सन्तेव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इस प्रकार से आदर्श वचन फिर काठिन्य निवारण के माध्यम से कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। परिमित अर्थात निश्चित परिमाण वाला, अविकृत विकार रहित, जीर्ण पुराना, श्रद्धया अर्थात सम्मान पूर्वक। इस प्रकार से काठिन्य निवारण के शब्दों को जाना, शब्दों के अर्थों को जाना। अब हिंदी व्याख्या पर ध्यान देते हैं कि हमारे अशोक चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 तीलियाँ हैं। यह बाहरी रूप से देखने पर हमें अलग अलग प्रतीत होती हैं, परंतु चक्र के मूल भाग में यह आपस में जुड़ गई हैं और एक ही जगह पर संबद्ध हो गई हैं। इससे हमें क्या संदेश मिलता है, यह हमारे भारत देश का क्या संदेश व्यक्त करना चाहती हैं, तो यह संदेश देती हैं कि हमारा भारतवर्ष भाषा, धर्म, जाति, रंग इत्यादि के भेदों से, लिंग इत्यादि के भेदों से होते हुए भी हमारा भारत एक है, हमारा भारत अखंड है, हमारा भारत श्रेष्ठ है। यह संदेश हमें यह तीलियाँ आपस में मिल करके देती हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में निर्धारित जो इसका विस्तार निश्चित किया गया है वैसा ही विस्तार होना चाहिए, अर्थात एक निश्चित परिमाण इसका होना चाहिए। यह सदा स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा अर्थात इसको स्वच्छ वस्त्र के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। इसका कोई भी वस्त्र विकार वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका वस्त्र विकार रहित होना चाहिए। जीर्ण अर्थात फटा हुआ, शीर्ण पुराना, तो जीर्ण, शीर्ण और विदीर्ण ध्वज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए जो एकदम उत्तम कोटि का हो। कहते हैं कि सूर्य के अस्त होने पर जो ध्वज फहरा रहा हो तो उसको उतार करके सुरक्षित उसका संरक्षण करना चाहिए, अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाता है तो ध्वज को उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज को आधा फहराना चाहिए।
यह संदेश हमें दिया जाता है। जैसा कि आपने पिछले चित्र के माध्यम से भी देखा था कि राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगा आधा झुका रहता है और सामान्य दिनों में यह इस प्रकार से फहराया जाता है। तो यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, हमारे स्वातंत्र समर के प्रतीक हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, इसका प्रतीक हैं। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हमारे द्वारा आदर के योग्य हैं और अपने प्राणों की आहुति दे करके भी हमें इन राष्ट्रीय प्रतीकों, इस राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने इसके भाग को जाना। अब हम आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं, जिन्हें आप गृह कार्य के स्वरूप हल करेंगे। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान में किन किन नदियों व पर्वतों का नाम लिया गया है? राष्ट्रध्वज को कितने समय में गाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की विशेषताओं को लिखते हुए एक चार्ट का निर्माण करें। प्रस्तुत पाठ का हिंदी सारांश भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन हेतु इन प्रश्नों को आप करेंगे, जिससे कि आपके पाठ को आप हृदयंगम कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभमस्तु। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।